थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लेक्चर 8 और चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे, इंटरेक्शन एंड इम्प्लीकेशंस। और आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कि एंट्रोपी एंड हीट। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि टेम्परेचर की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है और फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी हम फाइंड कर चुके थे, जो कि एक्सप्लिसिट बाय यूजिंग द एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द मल्टीप्लिसिटी। और उस अब प्रिडिक्शन उन प्रिडिक्शन को एक्सपेरिमेंट से मैच करने के लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह एक स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड डेवलप कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी जो हमने मेथड डेवलप की हैं टूल्स, उसको यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं और उसको एक्सपेरिमेंटली चेक कैसे कर सकते हैं। रेजिडुअल एंट्रोपी देखेंगे हम, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये इसकी एक डेफिनेशन है। रेजिडुअल एंट्रोपी की और भी डेफिनेशंस हैं। और जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स होती है हीट फ्लो के पीछे, वो असल में इंट्रोपी है, इसको भी हम देखेंगे। तो प्रिडिक्टिंग हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी जो कि ऑलरेडी हम टूल्स डेवलप कर चुके हैं, उसे हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो एक तरीकाकार ये है कि हम डिफरेंशिएट करें। अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है, जो कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है, और उसे टेम्परेचर कैसे फाइंड करना है, ये भी हम देख चुके हैं। और अब उन तो इन प्रिडिक्शन को एक्सपेरिमेंट से चेक करने के लिए आपने करना ये है कि आपने यू को, जो कि एनर्जी है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बाय कीपिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स एंड अदर वेरिएबल्स फिक्स्ड। तो ये से हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एग्जांपल देख लें हम इसकी। जैसे कि हमारे पास आइंस्टाइन सॉलिड है। आइंस्टाइन सॉलिड अगर हम देखें कि हाई टेम्परेचर लिमिट में हमारे पास फार्मूला था जो एनर्जी का, वो एन के टी थी। और एन के टी इस वजह से कि आइंस्टाइन सॉलिड में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 है। तो पार्टीशन थ्योरम के मुताबिक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है वो 2, और एफ एन के टी ओवर 2 हमारे पास पार्टीशन एनर्जी आती है। तो एफ की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास एन के टी आएगा। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपके पास आता है कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन के। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है हीट कैपेसिटी में, तो हीट कैपेसिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोर एटॉमिक आइडियल गैस में देख लें, उसका भी में भी हमारे पास एनर्जी गिवन है 3 डायमेंशन में। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है थर्मल एनर्जी में, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हीट कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी 3/2 एन की। इन सब जो एग्जांपल में हमने देखा है ऊपर, वो सारी की सारी जो एग्जांपल हैं उसमें वो हीट कैपेसिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और बल्कि सिंपली इक्वल टू के ओवर 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो के ओवर 2 टाइम्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो के ओवर 2 यहाँ पे है एन के ओवर 2 एन, और एफ की वैल्यू 2 थी जैसे मैंने बताया, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास एन के ओवर 2 है और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक आइडियल गैस में 3 है। तो इस वजह से ये हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया। स्टेप्स के आप हीट कैपेसिटी को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो मैंने मेंशन की हैं, और वो 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है, यूज क्वांटम मैकेनिक्स एंड सम कमेंटोरिक्स टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मल्टीप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ यू वी एन एंड अदर वेरिएबल्स। कि पहला पहला काम ये करना है, अपने क्वांटम मैकेनिक्स या कमेंटोरिक्स आपने यूज़ करनी है और मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है हमने सिस्टम की। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है कि आपने इंट्रोपी फाइंड करनी है, और वो कैसे करेंगे, टेक द लोगारिथम टू फाइंड द इंट्रोपी एस, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप है डिफरेंशिएट एस विद रिस्पेक्ट टू यू एंड टेक द रेसिप्रोकल टू फाइंड द टेम्परेचर टी एज अ फंक्शन ऑफ यू एंड अदर वेरिएबल्स। तो पहले हमने मल्टीप्लिसिटी फाइंड की, फिर उसके बाद उसका लॉग लेके इंट्रोपी फाइंड की, फिर इंट्रोपी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी फाइंड किया, जो कि हमें देगा टेम्परेचर, या मोर प्रिसाइजली रेसिप्रोकल टेम्परेचर। अब सॉल्व करें यू के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि सिर्फ आप रीअरेंजमेंट करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और फिर आपने डिफरेंशिएट करना है यू को विद रिस्पेक्ट
with respect to temperature to obtain a prediction for the heat capacity। और हीट कैपेसिटी को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं कि आप इतनी हीट दें तो उसमें आपको कितनी हीट देनी पड़ती है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रेज राइज हो जाए। तो ये हम एक्सपेरिमेंट आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पूरा टूल जो डेवलप किया है हमने, उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं हीट कैपेसिटी की वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर सकते हैं। अक्सर प्रोसेसेस में हमारे पास जो है मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना काफ़ी मुश्किल काम है, और अक्सर देखेंगे आप एग्जांपल में कि आप पहले स्टेप में ही स्टक हो जाओगे। तो मल्टीप्लिसिटी उसकी फाइंड करना इतना आसान नहीं है। इधर भी हमने कुछ ही चीज़ों की मल्टीप्लिसिटी एक्सप्रेस जो है डिस्कस की है या फाइंड की है। एक टू स्टेट पैरामैग्नेट है, द आइंस्टाइन फार्मूला है, और द मोनोटॉमिक आइडल गैस है। तो इसके अलावा कुछ आपको सिस्टम सिर्फ कुछ ही मिलेंगे आपको सिस्टम जिसकी मल्टीप्लिसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज पहला स्टेप ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम चैप्टर 6 में देखेंगे, एक टूल डेवलप करेंगे जिसमें हमें मल्टीप्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हमें मल्टीप्लिसिटी के साथ डील करना है। तो ये हमारे पास 5 स्टेप हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी को अब एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। अब आ जाए मेजरिंग एंट्रोपीज, कि इंट्रोपी हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला एंट्रोपी का ना भी लिख सकें, लेकिन आप उसे स्टिल मेजर कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है इसकी टेम्परेचर की, वो है 1/2 पार्शियल एस और पार्शियल यू बाई कीपिंग अदर वेरिएबल्स फिक्स्ड। और इसको अगर आप रीअरेंज करके देखें तो आपको ये बताता है कि अगर आप सिस्टम में थोड़ी उसमें हीट प्रोवाइड करें या उसमें एनर्जी प्रोवाइड करें, और जबकि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो रहा, वर्क डन ना हो रहा हो, तो ये इक्वल होता है जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्यू ओवर टी के। यही फॉर्मूला है, आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये पार्शियल यू तरफ से आ जाएगा, और आपके पास इसका रेसिपी को ले लें तो आपके पास ये पार्शियल यू तरफ से आ जाएगा, पार्शियल यू ओवर टी, और पार्शियल एस इज इक्वल टू ये है टी एस इज इक्वल टू टी यू ओवर टी। तो आप इसको एक्चुअल जो हम फाइंड कर सकते हैं, इंट्रोपी मेजर कर सकते हैं, वो स्टेप्स को यूज़ करते हुए फ्रॉम 3 to 5 इन रिवर्स। रिवर्स आप स्टेप यूज़ करें, जैसे ये हैं स्टेप्स कि हमारे पास ऑप्टेन हुई क्या हमारे पास ऑप्टेन हुई कि हमने कितनी एनर्जी दी है सिस्टम में, ये हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये इसका हमारे पास ग्राफ हो कि हमने सिस्टम की कितनी हमें एनर्जी दी है। उसका फिर हम ग्राफ से ही अगर आप ले लें, सॉल्व कर लें एज अ फंक्शन ऑफ टी टी, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे आपके उस यू को, तो आपके पास हासिल हो जाएगा टेम्परेचर। तो आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे हासिल हो जाएगा। और फिर आप इसका रेसिप्रोकल लेके आप जो है एस भी फाइंड कर सकते हैं कि इंट्रोपीज की क्या चेंज हुई है। तो पहले कहने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ से आप स्टार्ट करें 5th स्टेप से कि देखेंगे सिस्टम में एनर्जी कितनी चेंज हुई है, और वहाँ से आप 3 तक मूव हो सकते हैं बाई की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से। तो इधर भी हमने यही किया है कि पहले ये देखा है कि एनर्जी कितनी हमने चेंज की है इसमें सिस्टम में, और उससे हम इंट्रोपी फाइंड कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि हीट और टेम्परेचर फाइंड करना एक्सपेरिमेंटली कदरे आसान है। तो ये रिलेशन क्यू बटी आल्सो अप्लाइज व्हेन वॉल्यूम इज चेंजिंग प्रोवाइडेड दैट प्रोसेस इज कॉजेटिक। तो ये इन केस में भी अप्लाई हो सकता है इवन दो वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, लेकिन जो आपके पास प्रोसेस हो वो बहुत ही कॉज स्टैटिक हो, यानी कि वो स्लो प्रोसेस हो, और आपका सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वॉल्यूम वो आपका इक्विलिब्रियम में रहे। और दूसरा तरीकाकार ये है कि कि आपके पास टी रिमेन्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, जैसे कि आप हीट ऐड करें तो फिर भी आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो क्यू एंड डी एस आर नॉट इन्फिनिटिजिमल। तो क्यू एंड डी एस अगर आपके पास इन्फिनिटिजिमल नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें आप इस डेफिनेशन को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास टी चेंजिंग हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है सिस्टम का, तो बेहतर ये होता है कि आप इंट्रोपी को इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी लिख लें। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको याद होगी,
ये सी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। सी वी होता है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी। तो इधर आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पार्शियल यू और पार्शियल टी, और ये हो गया हमारे पास हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको डी यू की वैल्यू अगर आपने यहाँ पुट करनी हो तो आप सी वी डी टी आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे हेड कैपेसिटी इंट्रॉपी की एक और फॉर्म बन जाएगी आपके पास। तो अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो आप हीट कैपेसिटी को फॉर्म में इंट्रॉपी को लिख सकते हैं, वो कन्वीनियंट होगा यूज़ करने में। और अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज होता है सिग्निफिकेंटली, जैसे सिग्निफिकेंटली आपके पास टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कि आप हीट जो ऐड करते हैं सिस्टम में, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं इस प्रोसेस को टाइनी स्टेप्स में। कंप्यूट किया आपने हर स्टेप में एक डीएस जो चेंज इन एंट्रोपी है, और सारी चेंज इन एंट्रोपी को, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपीज को आप एडअप कर दें। तो इसमें यही हम इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। तो डी डेल्टा एस आपके पास जो है टोटल चेंज इन एंट्रोपी है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्मॉल डी टी के लिए, जैसे कि आप सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सी बी चेंज होता है या डी टी चेंज होता है। तो आप उन सारे स्टेप्स को एक स्मॉल स्टेप के लिए कंप्यूट करेंगे, फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर चेंज होगा, फिर उस स्टेप के लिए आप चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे उस, और ये आप जाएंगे एक इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक, और सारी हीट कैपेसिटी इंट्रोपीज को ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोपी आएगा। बेसिकली यही हमारा इंटीग्रल जो है वो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपके पास सी बी जो हमारे पास कंसर्न जो रेंज होती है सी बी, उसमें कांस्टेंट पा जाता है अक्सर। तो इस केस में अगर आपके पास सी बी कांस्टेंट है तो आप आसानी से इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अक्सर जगहों पे ऐसा नहीं भी होता, वो हम देखेंगे कहाँ पे है। लेकिन फिलहाल हम एक एग्जांपल देख लें। जो कि एग्जांपल है, सपोज यू हीट कप जो कि 200 ग्राम है, और वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय हाउ मच डज टू इट्स इनक्रोपी इंक्रीज। तो आपके पास एक कप है वाटर का, और जिसकी टेम्परेचर था जिसका जो आपके पास मैस है 200 ग्राम है, और उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने उसको हीट अप किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा है 100 डिग्री तक। तो सवाल यह है कि एनिट्रोपी कितनी इंक्रीज होगी। पहले देख लें कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं हीट कैपेसिटी के, 4 ग्राम ऑफ वाटर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और या फिर आप ये कहेंगे 4.2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 1 ग्राम के लिए। तो अगर आपके पास 200 ग्राम है, 200 ग्राम में ये हो जाएगा 200 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और 840 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब अगर आप इंटीग्रेट करें, जैसे कि मैंने बताया कि इस पे ये कंडीशंस में हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो जो है कांस्टेंट रहती है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। ये 840 लिख दिया मैंने, और बाकी एक्सप्रेशन में रह गया 1/2 dt। और इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे केल्विन में लिखोगे तो आपके पास आएगा 293। और फाइनल टेम्परेचर 370 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में लिखा जाएगा तो आएगा 373। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है कि लॉग हो जाएगा, लॉग फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर। और अगर आप इसको कंप्यूट करोगे और इस ये आपको पास आएगा 200 जूल पर केल्विन। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आपके पास है 200 जूल पर केल्विन, जो कि फिलहाल आपको शायद स्मॉल लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको फंडामेंटल यूनिट्स में लिखें, जो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपको नज़र आया कि ये इंट्रो मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और फैक्टर है इंक्रीज का ई पावर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिससे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हुई है इस सिस्टम की। लेकिन बजाय आपको ये फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, तो आपको 200 जूल पर केल्विन मिला। अच्छा, सिस्टम्स टोटल इंट्रॉपी कैसे कैलकुलेट होते हैं ये इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। उसके लिए आपके पास ज़रूरी हो, जैसे मैंने बताया आपको, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो तक आपको इंट्रॉपी पता हो, कि आपके पास जो टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर आप कम करते चले जाएं, या फिर ज़ीरो से लेके जिस टेम्परेचर तक आप आना चाहते हैं उस टेम्परेचर तक आपके पास
हीट कैपेसिटी की वैल्यू मालूम हो, तब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि नीचे आपके पास हीट कैपेसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। खास हो जैसे आप टेम्परेचर करीब जीरो करीब पहुंचते जाएंगे तो हीट कैपेसिटी चेंज होती चली जाएगी। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपके पास ये एस ज़ीरो क्या है, एंट्रोपी एट टेम्परेचर ज़ीरो। इन प्रिंसिपल ज़ीरो होनी चाहिए लेकिन ज़ीरो होती नहीं है इन प्रैक्टिस। उसकी वजह ये है, उसकी काफ़ी सारी वजह हैं, उसी वजहों को अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल की या एक अरेंजमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी वह सिस्टम किसी एक जो माइक्रो स्टेट में स्टे कर जाए, स्टेबल कर जाए, जो कि ग्राउंड स्टेट हो और वो यूनिक हो हमारे पास। तो हम बता सकें कि इसमें कोई इम्बिग्विटी नहीं है, कि हमें पता नहीं है कि अंडरलाइंग इस टेम्परेचर के इवज इस मैक्रो स्टेट के क्रॉसपॉन्ड कौन सी माइक्रो स्टेट है। हमें पिन पॉइंट पता होना चाहिए अगर हम टेम्परेचर ज़ीरो करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपके पास जैसे कि हमारे पास कोई सॉलिड क्रिस्टल है तो उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कई अरेंजमेंट हो सकती हैं, चेंज करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी उसमें ऐड करें। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें इसमें आइस क्रिस्टल में, तो अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी उसमें प्रोवाइड करते हैं तो उनकी ओरिएंटेशन चेंज होती चली जाती है। तो टेम्परेचर ज़ीरो के करीब भी आप देखोगे कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगे, जिसकी वजह से हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि माइक्रोस्टेट यहाँ पे कौन सी है। इसको हम कहते हैं रेजिडुअल इंट्रॉपी। रेजिडुअल इंट्रॉपी क्या है इस केस में, यहाँ पे डेफिनेशन कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल मोलेकुलर अरेंजमेंट्स, तो जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जिससे वो टेम्परेचर ज़ीरो तक पहुँचने में, टेम्परेचर ज़ीरो पे अगर आप स्टे डाउन करें सिस्टम में वहाँ तक, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो मोलेकुलर अरेंजमेंट्स हैं टेम्परेचर ज़ीरो के करीब, तो आप देखोगे वो पॉसिबल होंगी। कोई एक नहीं होगी वैल्यू आपके पास, कोई ऑर्डर नहीं होगा, तो उसका लॉग लोगे और कि आपके पास ये इंट्रॉपी आ जाएगी, और इसको हम कहते हैं रेजिडुअल इंट्रॉपी। एक और फॉर्म है रेजिडुअल एंट्रोपी की, वो ये कि अक्सर हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा उसके आइसोटॉप्स होते हैं। तो हमें आइसोटॉप्स की वजह से कि जैसे हमारे पास एक है एच टू है हाइड्रोजन, और इसी तरह ड्यूटेरियम है, और काफ़ी और सारे जैसे ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं। तो आप आइसोटॉप्स की जो मिक्सिंग की वजह से भी जो इंट्रॉपी होती है, वो भी हम रेजिडुअल एंट्रोपी कहेंगे, जो न्यूक्लियर आइसोटॉप्स हैं। जिस तरह हमारे पास दो डिफरेंट गैसेज हैं, एक हमारे पास गैसेज हमने ट्रीट की थी हीलियम और नियॉन, तो उनको हम मिक्स करते थे और मिक्स करने से ही इंट्रॉपी बढ़ती थी, और इस केस में भी वो इंट्रॉपी होगी जिसको हम रेजिडुअल इंट्रॉपी कहेंगे। थर्ड टाइप है हमारे पास रेजिडुअल इंट्रॉपी की, वो है जो डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती हैं न्यूक्लियर स्पिन की। तो जो मल्टीप्लिसिटी अराइज होती है, मल्टीप्लिसिटी हमारे पास आती है डिफरेंट अलाइनमेंट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन की वजह से, वो भी हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी होगी। एट टी इज इक्वल ज़ीरो, जो टेम्परेचर ज़ीरो पे, दिस एंट्रोपी डज disappear as a spin align parallel to anti-parallel to their neighbors, but this generally does not happen until the temperature is less than a tiny fraction of 1 Kelvin, far below the range of routine heat capacity measurements। तो आपके पास जो अलाइनमेंट है वो अराइज करती है जिसमें एक खास ऑर्डर हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन्स के दरम्यान में मिल जाता है। अगर हमें ऑर्डर मिल गया न्यूक्लियर स्पिन्स के या किसी भी चीज़ के दरम्यान में, हमें पता चल गया कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये पिन पॉइंट है, इसमें रैंडमनेस नहीं है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इंट्रॉपी वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर उनके अलाइनमेंट नहीं है, जो रैंडमली अलाइन है, तो आप रेजिडुअल इंट्रॉपी नॉन ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो स्पिन्स हैं वो अलाइन होती हैं, लेकिन वो जनरली अलाइन होती हैं लेस देन द टाइनी फ्रैक्शन ऑफ 1 केल्विन, कि इतना कम टेम्परेचर हो जाता है 1 केल्विन से भी लेस, तो फिर जाके आपको कुछ जो है वो पैटर्न या फिर उनकी जो अलाइनमेंट्स नज़र आती हैं। लेकिन ये हमारे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जो रूटीन हीट मेजरमेंट्स हैं, कैपेसिटी हैं। तो जो टैब हमारे पास टेबल में प्रोवाइड की जाती हैं हीट कैपेसिटीज, वो भी उसमें अक्सर में जो रेजिडुअल इंट्रॉपी जो होती है हमारे पास वहाँ पे शामिल होती है। अच्छा, यहाँ तक तो बात रही रेजिडुअल इंट्रॉपी की जो राइज होती है हमारे पास टेम्परेचर ज़ीरो के करीब।
जाके जो रैंडम अलाइनमेंट्स हैं ग्राउंड स्टेट में। तो जो लास्ट इंटीग्रल हमने देखा है, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हमारे पास जो है, इसमें आपको नजर आ रहा है, ये देखेंगे टेम्परेचर हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दिया जाए टेम्परेचर जीरो पे, तो आपको पता है यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है पूरा डाइवर्ज हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, इंट्रोपी आपको इन्फिनिट नजर आएगी। तो इंटीग्रल के मुताबिक हमारे पास जो एंट्रोपी है लोअर लिमिट पर डाइवर्ज होती चली नजर आ रही है, और जबकि डेफिनेशन के मुताबिक एंट्रोपी हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन है एंट्रोपी की, एस इजिकल टू के लॉग ओमेगा, जो मल्टीप्लिसिटी है। तो ओनली वे आउट हमारे पास ये है कि जैसे टेम्परेचर अप्रोच करे ज़ीरो को, तो हमारे पास हीट कैपेसिटी भी ज़ीरो होनी चाहिए। और आप ये इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे आप टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करते हैं, हीट कैपेसिटी भी ज़ीरो को अप्रोच करती है। तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं थर्मल थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइडिया इसका ये है कि जो आपने हीट कैपेसिटी एक्सरसाइज में भी देखी होगी आइंस्टाइन सॉलिड की, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास फ्रीज आउट हो जाती हैं लो टेम्परेचर में, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करती है। लास्ट सब सेक्शन है हमारा द मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एंट्रोपी। और हिस्टोरिकली द दो हमारे पास रिलेशन था एंट्रोपी का, वो बेसिकली ये है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन थी हिस्टोरिकली। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इसमें कि आपके पास फंडामेंटल जो लेवल पे क्या हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उस पर आपको कंसर्न नहीं है, तो आपके पास ये डेफिनेशन वर्क करेगी। क्लॉसियस ने इसको एंट्रोपी को डिफाइन किया था कि आपके पास एंट्रोपी एक चीज़ है जो कि क्यू ओवर टी इंक्रीज होती है जैसे आप किसी सिस्टम को क्यू प्रोवाइड करते हो या उसमें हीट ट्रांसफ़र करते हो। तो क्लॉसियस की डेफिनेशन थी उस वक्त की। तो इसको हम एलिस्ट्रेट करने के लिए, कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एंट्रोपी को देखने के लिए, आप अगेन दो सिस्टम ले लें, एक हॉट है, हॉट ऑब्जेक्ट ए है, और इसको आप थर्मल कांटेक्ट में रखें कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ। और जैसे कि ये अब टेस्ट हो गया टेम्परेचर जो आपके पास सिस्टम में है उसका टेम्परेचर है 500 केल्विन, और बी का टेम्परेचर है 300 केल्विन, और ये हीट ट्रांसफ़र करती है टम सिस्टम ए से सिस्टम बी में, वो है 1500 जॉल फॉर एग्जांपल। तो अब हम इंट्रॉपी अगर देखें ये नंबर कैसे आए हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से हीट गई है हमारे पास इस तरफ, तो हीट लीव्स द सिस्टम, तो माइनस आएगा -15 जॉल। और इस केस में आप एक चीज़ सपोज कर लें कि हमारे पास ये रिजर्वायर बहुत बड़े हैं, वो इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ इस हीट ट्रांसफ़र के थ्रू, एनर्जी ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पर पास 500 केल्विन है, और ऊपर -1500 जॉल है, और आपके पास -3 जॉल पर केल्विन हो जाएगा। इस तरह इस सिस्टम ने जो गेन की है वो ये है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आना चाहिए, ये है प्लस, तो 1500 जॉल इसने रिसीव की है, तो यहाँ पे प्लस आएगा 1500 जॉल, और ये टेम्परेचर है इसका 300 केल्विन, और ये आपके पास फैक्टर आएगा 5 जॉल पर केल्विन का। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है इंट्रॉपी का, यहाँ से -3 हुआ है, यहाँ पे +5 है, तो टोटल आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आएगा 2 जॉल पर केल्विन। तो टोटल सिस्टम की यहाँ पे भी हमारे पास जो इंट्रॉपी है वो इंक्रीज हुई है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ये था कि हम जैसे ना हमारे पास एनर्जी है वो उसे कंजर्व कहते हैं, कंजर्वेशन उसकी ये है कि ना आप उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को भी आप इमेजिन कर सकते हैं ये कि हाफ कंजर्व्ड है, कि आप इसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते लेकिन क्रिएट ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने वो यही किया यहाँ पे, कि आपके पास जो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र के थ्रू हमारे पास एक नई एंट्रोपी क्रिएट हो गई है। तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जब भी आपके पास हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट जाएगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ, तो वो आपको इंट्रॉपी ज़रूर वो क्रिएट करके देगी। फंडामेंटली जो अगर आपके पास हीट ट्रांसफ़र को भी देखा जाए, असल में उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग जो फोर्स है आपके पास वो इंट्रॉपी है। तो नेट इंक्रीज इन इंट्रॉपी आपके पास असल में ड्राइविंग फोर्स है हीट के। एक और सिर्फ एक तरीका कार हो सकता है जिसमें आपके पास इंट्रॉपी इंक्रीज ना हो,
जब आपके पास दोनों सिस्टम का टेम्परेचर जो हो वो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सिस्टम का अपोचिस टू जीरो हो। तो अगर सिस्टम का जो टेम्परेचर है यानी कि 300 है, ये भी 300 होता, ये 300 300.000001 या कहीं जाके कई जीरो के बाद आपके पास ये होता, तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपोजिट जीरो होता। तो फिर ये इस केस में था कि हमारे पास एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज ना होती। देखें यहाँ पे भी आपके पास जितनी सिस्टम में वो हीट लीव करता उतने टेम्परेचर डिवाइड करते, और इधर भी जितनी सिस्टम ये रिसीव करता उतने ही टेम्परेचर डिवाइड करते। तो यहाँ पे भी अगर 300 होता तो आपके पास यहाँ पे आता -5 जूल, और अगर यहाँ पे जैसे यहाँ 300 है तो आपके पास +5 जूल होता, तो टोटल इंट्रॉपी हमारे पास यहाँ पे चेंज जीरो रहता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो और उनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो तो उसमें हीट फ्लो होती ही नहीं है। तो ये हमारे पास शर्त है, यहाँ पे समझ लें कि इन जो हीट फ्लो की जो ड्राइविंग फोर्स है वो दरअसल इंक्रीज इन एंट्रोपी है। तो यहाँ तक एक दो प्रॉब्लम देख लें, और एक प्रॉब्लम तो हमारे पास है रेजिडुअल एंट्रोपी की। इन अ सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड ईच CO मॉलिक्यूल हैज़ टू पॉसिबल ओरिएंटेशन, CO एंड OC। ये देखें, ये ओरिएंटेशन के चेंज होने से हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है ओरिएंटेशन की चेंज की, उससे ये हमारे पास इंट्रॉपी कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल इंट्रॉपी ऑफ अ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस केस में हमें मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की फाइंड करनी है। तो जो कि दो ओरिएंटेशन है हर मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास टोटल मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू पावर n। इसका आप लॉग लेके और के से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इंट्रॉपी आ जाएगी, और ये हमारे पास दरअसल है रेजिडुअल इंट्रॉपी। अब आ जाए आपके पास एक जो प्रॉब्लम है वो आइस क्यूब है, और उसकी मैस है 30 ग्राम, और वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इज लेफ्ट सिटिंग ऑन द किचन टेबल वेर इट कैजुअली मेल्ट्स। द टेम्परेचर इन द किचन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास एक आइस क्यूब है जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है किचन की, उसका मैस है 30 ग्राम, किचन का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले हमसे पूछा यह गया है कैलकुलेट द चेंज इन ट्रॉपी ऑफ द आइस क्यूब एज इट मेल्ट्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये मेल्ट होता है आइस क्यूब, तो हमारे पास कितनी इंट्रॉपी आएगी, चेंज इंट्रॉपी क्या होगा। तो चूंकि ये फेज ट्रांजिशन है, ये सॉलिड से हमारे पास बनना है लिक्विड बन रहा है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन में हमें लेटेंट हीट लेते हैं हमारे पास। तो Q/T इज इक्वल टू होगी ml/T, और T हमारे पास टेम्परेचर है जिस पे ये फिनोमेना अपेयर हो रहा है वो 273 है, जिसमें फेज ट्रांजिशन हो रही है, और m हमारे पास है यहाँ पे 30 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर है 333 ग्राम पर जाउल। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36.6 जूल/केल्विन। तो ये जो फेज ट्रांजिशन हो रही है हमारे पास जो हीट किचन हीट प्रोवाइड कर रहा है आइस क्यूब को मेल्ट करने के लिए, उसकी वजह से जो एंट्रोपी इंक्रीज हुई है 36.6 जूल/केल्विन हुई है। नाउ कैलकुलेट द change in entropy of the water as its temperature rises from 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपके पास जब पिघल गई है गया है ये जो आइस क्यूब है, अब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए हमें कितनी इंट्रॉपी इंक्रीज करना होगी। तो हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि टेम्परेचर वेरिंग है यहाँ पे, और लेकिन इस कंसर्न जोन के लिए जहाँ पे टेम्परेचर हमारा काफ़ी हाई है 273 केल्विन है, तो यहाँ इसके लिए जो इंट्रॉपी है वाटर की वो कांस्टेंट है। आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, वैल्यूज पुट करें हम। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू सी की यूज़ की है वो स्पेसिफिक हीट की है, ये मैस आ गया, और ये स्पेसिफिक हीट है सी इज इक्वल टू MC, C = M and C। तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट है, ये मैस है, और ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये केल्विन यूनिट है इसके साथ का। तो हमारे पास जो आई है इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी व्हेन किचन increase the temperature of water from 0 डिग्री सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड is 11 Joule/Kelvin। अब है जाए इसके पास कैलकुलेट द चेंज इन ट्रॉपी ऑफ किचन एज इट गिव्स अप हीट टू द मेल्टिंग आइस वाटर। तो अब ये पहले हम तो उसकी बात कर रहे थे, आइस क्यूब की बात करते थे, अब हम किचन की बात करेंगे कि उसने जब उसकी इंट्रॉपी कितनी चेंज हुई है जब उसने इसको
मेल्ट किया है और उसका टेम्परेचर रेज किया है इसके ऊपर। तो वो ये है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, किचन की तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए आइस क्यूब बहुत छोटा सा है, तो उसमें टेम्परेचर चेंज उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे कोई इंटीग्रल अपेयर नहीं होगा। तो क्यों हमारे पास क्या होगा, वो हीट होगी जो किचन ने प्रोवाइड की है, कि उसका फेस ट्रांजिशन में, मेल्ट करने में उसके, ये लेटेंट हीट आएगी हमारे पास। और ये हमारे पास है जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए, एम सी डेल्टा टी। तो ये एम सी हमारे पास क्या है, ये सी इस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एम सी हमारे पास होगा हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये हमने इसको ये किचन ने लूज की है, या प्रोवाइड किया दी है इसको आइस क्यूब को, ताकि वो मेल्ट हो और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। आप इसमें बाकी नंबर्स पुट करेंगे, स्पेसिफिक हीट 4.86 आप देख चुके हैं ऊपर, लेटेंट हीट की वैल्यू देख चुके हैं पर केल्विन। टेम्परेचर में अमूमन गलती करते हैं स्टूडेंट, कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा प्रोवाइड करना है, तो इस चीज़ में ध्यान रखना है आपने कि टेम्परेचर कौन सा यहाँ पे पुट करना है आपने, कि जिसमें आप जिसकी एंट्रोपी आप फाइंड आउट करें उसका टेम्परेचर आप देखोगे उस। तो यहाँ -44 जूल है। तो ओवरऑल सिस्टम की अगर आपसे पूछा जाए कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो आप इन सबको सम कर दें। 36.6 और 11.0 हमारे पास होगा 47.6 बनेगा, यहाँ पे 47.6 जॉल पर केल्विन। और ये देख लें ये -44.1 है। तो ओवरऑल सिस्टम की हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज ही हुई है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन वैलिड है।